दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू में। और आप देखोगे कि अभी हाल ही में नेपाल के अंदर कल ही आपने सुना होगा बड़े स्तर पर किस प्रकार की एक मतलब फ्लैश फ्लड यानी कि जो एक भयानक बाढ़ आई, वो भयानक बाढ़ ने नेपाल के एक हिस्से में बड़े स्तर पर नुकसान किया है। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, कितनी भयावह लग रही है केवल देख लेने से। और वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोगों को भागने तक का मौका भी इस बाढ़ ने नहीं दिया। फ्लैश फ्लड मतलब अचानक से आने वाली बाढ़, एकदम से बाढ़ आएगी, ठीक है ना। जनरली बाढ़ जो आती है वो जैसे नदी है तो नदी का या तो बांध टूट गया, है ना, जो नेचुरल एम्बैंकमेंट या प्राकृतिक तटबंध होते हैं, लेवीज को कहते हैं, या तो वो बांध टूटते हैं, धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता है, ठीक है ना। और वो पता चल जाता है पानी का लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है, बारिश अत्यधिक हो रही है ना, तो धीरे धीरे स्तर बढ़ता है। फ्लैश फ्लड होती है अचानक से एकदम से बहुत बड़ी मात्रा में पानी का एक साथ चले आना ना, होते फ्लैश फ्लड। तो ये फ्लैश फ्लड की स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिली है। अब ये जो फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी है, इसकी अगर बात करता है आपसे, तो इसमें आप देखो एक बार कि इसकी बात अगर करता है तो ये आप देखो कि यहाँ पर नेपाल है, और ये जो है इस एरिया में इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और ऊपर की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ, है ना, वो कौन सा है, ऊपर की तरफ जो पड़ेगा वो तिब्बत पड़ेगा, है ना। तिब्बत पड़ता है ऊपर की तरफ, तिब्बत पड़ता है, और नीचे की तरफ ये नेपाल पड़ता है, ये नेपाल पड़ता है, ये नेपाल पड़ता है। और यहाँ पर कैपिटल कौन है, काठमांडू की, ठीक है ना। यहाँ कैपिटल काठमांडू। और नीचे की तरफ आप जब चलेंगे तो नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है ये मोतिहारी, और ये आपका सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। द हिंदू ने इसको कवर करते हुए लिखा है कि नेपाल में अचानक आई बाढ़, कम से कम 157 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग लापता, जिनमें 100 से अधिक लापता लोगों में भारतीय लोग भी। भारतीय लोग कौन है, तो ये वो लोग हैं जो नेपाल के रास्ते होते हुए और तिब्बत कैलाश की यात्रा पर जा रहे थे। और ये जो लोग हैं ये इस बाढ़ के अंदर जो है लापता हो गए, पता ही नहीं चल रहा है जीवित हैं मृत हैं, या कहीं पर शरण इन्होंने ले लिया आसपास के इलाकों में, तो उनका अभी कुछ पता ही नहीं है। तो चांसेस इसी बात के ज़्यादा बनते हैं कि भाई मृत्यु हो गई होगी, बाढ़ में बह गए होंगे, कहीं पता नहीं कौन कहाँ चला गया होगा। लेकिन अब इस बाढ़ के कारणों पर अगर हम चर्चा करें, एक मोटा मोटा सा देखें, तो आप इसमें ये जो इमेज है आपके सामने, इन इमेज को जरा देखने की कोशिश करो। देखो, यहाँ से उद्गमित होती हुई दिखेगी आपको, और यहाँ से उद्गमित होती हुई एक नदी आपको दिखेगी, और इसको अपन कहते हैं भोटे कोसी कहते हैं, है ना। ये भोटे कोसी डैम बना हुआ है, और ये जो है ये भोटे कोसी डैम को क्रॉस करके, ये डैम को क्रॉस करके ये नदी आपको ये इस तरीके से, जनरली हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो नदियां कैसे निकलती हैं, तो वो नदियां निकलती कैसे हैं, तो उन नदियों के निकलने का एक सिस्टम होता है, या तो बारिश हो तो पानी एक धारा के रूप में बहना शुरू कर दे, या फिर यह होता है, ये होता है कि भाई ग्लेशियर जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो हिमालय का तापमान भी बढ़ता है, और हिमालय के क्षेत्र में जो तापमान में वृद्धि होती है, अब वो ग्रीष्म ऋतु की वजह से तापमान में वृद्धि हो, या अस्थायी रूप से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान में वृद्धि हो रही होती है, तो कुछ भी आप मान सकते हो। तो ये जो हिम पिघलती है, जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से वो पानी जो है नीचे की तरफ आता है। और कहीं पर भी मान लो कि ये दो पहाड़ियां हैं, इनके बीच में अवसादों का एक जमाव हो गया, और ये अवसादों का जब जमाव हुआ तो यहाँ पर एक प्रकार से डैम बन गया, बांध बन गया, कंकड़ पत्थर मिट्टी को, है ना। और ये डैम सा बन गया, या पानी इकट्ठा हुआ पीछे और एक ही झील बन गई, ठीक है ना। इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक कहते हैं, इसको ग्लेशियर लेक कहते हैं। हिमानी निर्मित झील के रूप में इसको हम जानते हैं। ये हिमानी झीलें बनती हैं, हिमानी झीलों में पानी ऊपर से आता रहेगा, भाई ऊपर से ग्लेशियर पिघलता रहेगा, पानी आता रहेगा, नदी चलती रहेगी, ग्लेशियर आता रहेगा पिघल पिघल करके, और फिर ये नदी चलती रहेगी, सिस्टम बना रहता है। लेकिन चूंकि अब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रहा है, इसके पीछे दो कारण हैं, दो अनुमान वैज्ञानिकों के, मैं बात करूंगा उसके ऊपर। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ग्लेशियर्स तेज गति से पिघल रहे हैं, और जो झीलें हैं, जो हिमानी झीलें हैं, उनकी जो कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की, वो कम की है, जबकि पानी उनमें ज्यादा आ जा रहा है। अब जब पानी ज्यादा आएगा तो फिर वो जो झील है वो फट जाएगी। इसी को ज्योग्राफी में बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं ना, कि जब ग्लेशियर लेक है ना वो आउटबर्स्ट होता है, वो फटती हैं, तो जो वो फटती हैं तो फट करके उसकी वजह से अचानक सडनली क्या आता है,
बाढ़ आता है, और वो जो बाढ़ होती है उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड बोलते हैं। एक तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से ग्लेशियर्स का पिघलना, उस पानी का ग्लेशियर लेक में तेजी से इकट्ठा होना, और जैसे जैसे उस झील का विस्तार होगा एक समय पर उसकी जो क्षमता है वो तो वही कम पड़ जाएगी, पानी ज्यादा हो जाएगा और लेक फट जाएगी। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का एक बड़ा रीजन हो सकता है, जिसको बोलते हैं कौन सा, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो सकता है, हम सभी जानते हैं हिमालय जहां पर बना हुआ है, यहाँ पर दो प्लेटों की आपस में टक्कर होती है। एक तरफ से भारतीय प्लेट, एक तरफ से तिब्बत प्लेट, या आप यूरेशियन प्लेट कह दो। दोनों प्लेट से आपस में इस तरीके से टकराती हैं, तो वो लगातार जो है टक्कर की वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं, अच्छी खासी मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं। और अभी अभी हाल ही में वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं कि तिब्बत में जो है एक भूकंप आया 4.4 जो उसका मैग्नीट्यूड था, और उसकी वजह से, उस भूकंप की वजह से जो आइस रोक है वो टूट गई, एवलांच हुआ जिसको हिमस्खलन कहते हैं, और वो सडनली अचानक से बहुत सारा हिम नीचे की तरफ आया, और वो हिम नीचे की तरफ आया, वो आइस नीचे की तरफ आया और वो झील में आके गिरा। और झील में जब इतना सारा जो आई एवलांच होकर के जो आइस आकर के गिरा, वो इतना सारा जब बर्फ आकर के गिरता है तो वो जो झील है वो फट जाती है, वो टूट जाती है। और जब ये झील फटती है तो आप देखो कितना मलबा इसके साथ में आता है, कितना सारा मलबा इसके साथ में आएगा, और वो सारा का सारा देखो ये बांध को तोड़ देती है। और बांध को तोड़ते हुए इस तरीके से ये यहाँ पर कौन सा है तुम्हारा, एक पुल है, जो पुल आपको बहता हुआ दिख रहा होगा, और ये भोटे कोसी रिवर के अंदर क्या जाती है, बड़े स्तर के ऊपर क्या जाती है, ये बाढ़ आ जाती है। ये इस बाढ़ का मुख्य कारण है, जिसमें बाढ़ आने के पीछे मुख्य कारण आप कह सकते हो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हो सकता है, ये इसका एक मुख्य कारण था। अब तो बस यही है कि बाढ़ आई है ना, और हमने भी अपनी ओर से मानवीय सहायताएं भेज दी हैं, और जो भी होगा मुझे लगता है भारत सरकार सदैव जब भी किसी पड़ोसी राष्ट्र पर संकट आता है तो वो हमेशा उसके साथ में खड़े रहते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमारी सरकार खड़ी है, हम हैं। नेपाल भारत से अलग नहीं है, नेपाल और भारत एक ही संस्कृति के दो देश हैं, और नेपाल के साथ में जो हमारा रिश्ता है वो रोटी और बेटी का रिश्ता है ना। तो माता सीता माना जाता है नेपाल की थी, है ना। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो कल्चरल भी हमारा काफ़ी, मिथिलांचल का पूरा जो बेल्ट है, पूरा कल्चर हमारा मिलता है ना। उधर हमारा सिक्किम है, इधर उत्तराखंड है, दोनों आपस में मिलते हैं। नीचे पूरा नेपाल के जो दक्षिणी सीमाएं हैं वहाँ से पूरा हमारी सांस्कृतिक मेल मिलाप है, और बहुत सारे नेपाल के लोग भारत, और भारत के लोग नेपाल में जाते हैं, ठीक है ना। वो घूमने के पर्पज से जाते हैं। आप समझो कि 100 लोग, भारतीय लोग लापता हो गए, क्यों, नेपाल के रास्ते वो तिब्बत। अब आप समझो पूरे नेपाल में कितने, ये तो एक छोटी सी जगह की तो कहानी है, ऐसे कितना बड़ा नेपाल है बताओ, कितने भारतीय लोग वहां पर है, हजारों लाखों लाखों की संख्या में होंगे, है कि नहीं। सो ये हुआ है अभी फिलहाल, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के लिए बड़ा रेस्पॉन्सिबल एक कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग भी है ना। बड़ी मतलब रिस्क के ऊपर पूरा हिमालय अभी फिलहाल बना हुआ है, और टेक्टोनिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा मतलब हो रही है हिमालय के अंदर। एक बड़ा भूकंप पेंडिंग है, अब वो कब आएगा, कहाँ आएगा, ये हम नहीं जानते। जैसे कोलंबिया और वेनेजुएला के भूकंप आए, ऐसा एक भूकंप हिमालय में भी पेंडिंग बना हुआ है। कभी भी अगर वो भूकंप आएगा तो वो बहुत बड़े लेवल पर तबाही करेगा, नुकसान करेगा। सो चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।